प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके यहाँ जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों पाठ का सार समझेंगे। क्योंकि व्याख्या के साथ साथ आपको पाठ का सार भी पता होना चाहिए। इससे क्या होता है कि पाठ में क्या कुछ बताया गया है वो बहुत कम शब्दों में आपको पता चल जाता है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता ही है। ठीक, आइए इस वीडियो में हम जो आपके यहाँ कविता है उसका सार जानते हैं कम से कम शब्दों में, और फिर पाठ को समाप्त करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो है वो छायावादी कवियों में से एक हैं। और छायावादी कवि की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि अपने अनुभव और अपने दिल की बात को, प्राकृतिक सौंदर्य को प्रतीक के माध्यम से बताना। ठीक है ना, यही छायावाद है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए निराला जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है ना, इनका जो जन्म है वो 1899, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, 1897 की बजाय यहाँ 99 होगा, थोड़ा सा गलत हो गया ये। ठीक, इनकी मृत्यु जो है वो अक्टूबर 15, 1961 में हुई और इनका जन्म जो है वो बंगाल राज्य में हुआ है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, आड़िमा अड़िमा। ठीक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और भी हैं यहाँ पर अर्चना आदि। ठीक, उत्साह जो है ये जोश, इसका शाब्दिक अर्थ होगा। यहाँ पर बादल के माध्यम से एक अनुरोध किया गया है जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए और नया सृजन हो। और वो सृजन किसका हो? बादल के बरसने से धरती पर हरियाली छा जाती है और यदि कभी वही बरसात कर दे अपने शब्दों की, तो जो लोग होते हैं उनके जो मन होते हैं वो खिल उठते हैं और कुछ नया करने के लिए तुरंत जाग उठते हैं, एक नई चेतना आती है। ठीक है ना, नव जागरण भी शब्द इसमें आया है, आपने पाठ में पढ़ा। ठीक है, पाठ को शुरू करते समय हमने आपको बताया था कि इसमें कवि जो है वो अनुरोध कर रहे हैं, विनम्रता पूर्वक उनसे अनुनय विनय किए हैं बादल से बरसने के लिए। उत्साह एक आवाहन गीत है। ये जो आवाहन गीत है ना, इसीलिए हमने आपको बताया कि अनुनय और विनय किया गया है जिससे कि आपको यहां से कठिनाई ना हो कि आवाहन गया, अर्थात एक ऐसा गीत जिसमें अलग अलग रूप से बादलों को आज्ञा देकर बुलाया जा रहा है। कब ना, उसका रूप भी बताया है कवि ने पाठ में कि काले घुघराले बाल ना, और मन को बच्चों की तरह, तो ये सब बादल के लिए प्रयोग किया है। यह गीत बादल को संबोधित है, अर्थात इस गीत में बादलों का बोध या ज्ञान कराया गया है। बादल सूर्यकांत त्रिपाठी जी का प्रिय विषय है, बिल्कुल प्रिय विषय है, क्योंकि इसके माध्यम से वो एक नई ऊर्जा जागृत कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना। कहने का तात्पर्य है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने अपनी बहुत सी कविताओं में बादलों का वर्णन किया है। अभी आप जब 12th में जाएंगे तो एक कविता इनकी बहुत प्रसिद्ध है, बादल राग, उसको भी आप पढ़ेंगे। और यदि अभी इच्छुक हैं तो चैनल पर मौजूद है, आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए और बादल राग जो कविता है उसकी व्याख्या आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी कविता वो भी है। ठीक है, और आप कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा ही होगा ना, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, ये सब। बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। ठीक है ना, ये यही वाली जो बादल की ये वाली जो बात है ना, यही जो बात है ये कवि में भी होती है। और इसीलिए जो कवि होता है वो नया सृजन करने वाला होता है और क्रांति की चेतना को जागरूक करने वाला होता है। इसीलिए जो त्रिपाठी जी हैं बीच में बादल को कवि की संज्ञा भी दिए हैं, केवल इसीलिए क्योंकि जो गुण कवि में होता है वही गुण बादल में भी उन्होंने पाया है। ठीक, तो दूसरी तरफ वही बादल संपूर्ण दृष्टि से क्रांति चेतना को जागृत करने के साथ साथ जीवन को विस्तृत और
संपूर्ण दृष्टि से देखता है। कवि में सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। यही नवजीवन का मतलब नया जीवन देने से है। तो जब बादल बरसते हैं तो पृथ्वी पर हरियाली आ जाती है, वो ठीक एक नया, क्योंकि पृथ्वी पर जब सूखा अकाल पड़ा हो, बारिश ना हो रही हो और बारिश हो जाए और हरियाली छा जाए, तो ये क्या है, एक नया जीवन देने जैसा ही तो हुआ। तो यही यहाँ पर ये जो शब्द आया है कि नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। प्रस्तुत कविता आजादी से पहले लिखी गई है। गुलाम भारत के लोग जब निराश और हताश हो चुके थे, ये वाला जिक्र है। जो कवि होता है वो लोगों को जागरूक करता है। तो यहाँ पर जो निराला जी हैं वे बादल के माध्यम से लोगों को जागरूक, देखिए बादल गरजो, बादल गरजने के बाद बरसता है, इसका मतलब लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर वो चेतना लाइए, अपने अंदर वो उग्रता लाइए, ठीक है ना। जगाने के लिए कवि एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहे हैं जो अपनी कविताओं से लोगों को जागरूक कर सकें, उनमें नया उत्साह भर सके और नया उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौटा सकें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों पर कई कविताएं लिखी है। प्रस्तुत कविताओं में सूर्यकांत जी ने बादलों को दो रूपों में दर्शाया है। एक तरफ जहां बादल बरस करके धरती के प्यासे लोगों की प्यास बुझाते हैं और धरती को शीतलता प्रदान करते हैं, और दूसरी तरफ वह धरती में नवजीवन को पनपने का जो अवसर है वो देते ही हैं। इसके साथ साथ वो ऐसे कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी नई नई कल्पनाओं से, नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन करेगा। ये यही वाली जो बात है ये बादल में और कवि में दोनों में होती है। ठीक, ये इसका पाठ जो आपने पढ़ा उसका ये सार हुआ। उम्मीद करते हैं सार आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सार का मतलब ही होता है कम शब्दों में पूरी बात को लिख देना। ठीक, थोड़ा सा मैं साइड हुआ हूं जिससे आपको दिखाई दे, ठीक है ना, जो मैंने पढ़ाया। ठीक, अब चलते हैं अट नहीं रही है उसकी तरफ। अट नहीं रही है जो पाठ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि फाल्गुन मास में जो प्रकृति का सौंदर्य होता है वो समाता नहीं है, वो बखान करने से कभी चूकता नहीं है, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है उसकी सुंदरता को, इसीलिए अट नहीं रही है इसका शीर्षक दिया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अट नहीं रही शीर्षक कितना प्रासंगिक है, तो बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें जो फाल्गुन मास की सुंदरता का बखान किया गया है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, मनोरम जो चित्र है उसके बारे में बताया गया है, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है कवि के अनुसार, और जो बयां ना किया जा सके उसके लिए इसका मतलब वो अपर्याप्त है। तो अपर्याप्त के लिए अट नहीं रही है, समान नहीं रही है, ठीक है ना। इसमें जो कविता है इसमें फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन है, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है और धरती पर बाहर बिखर गया है। इस महीने सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही हैं, क्योंकि नए नए पुष्प खिले रहते हैं और उनकी अलग अलग खुशबू रहती है। कभी आपको मौका मिले तो आप जाइए सरसों के खेत में, वहां आपको जो उसके फूल हैं वह कितनी अच्छी सुगंध देते हैं आपको पता चलेगा। ठीक, और भी तरह तरह के होते हैं। इस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। पेड़ों पर आए लाल हरे पत्ते और फूलों से सौंदर्य और भी बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ जाता है कि नई नई कोपले आती हैं, सुंदर दृश्य बनता है और वो मन को मोह बहुत ज्यादा लुभावना लगता है। ठीक है, फाल्गुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़ करके होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं, सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है। यही मैं जो आपको बता रहा था, सबसे ज्यादा जो मनोरम दृश्य होता है ये यही वाला होता है, जहां पर जो सरसों के पीले फूल हैं वो खूब दिखाई पड़ते हैं। लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं, प्राणियों का मन उल्लासमय हुआ जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है। कवि के अनुसार फागुन मास की जो सुंदरता है वो बहुत ज्यादा है, उसको शब्दों में बयां करना उसके लिए मुश्किल है। यह इसके साथ साथ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश होते हैं। कवि स्वयं भी बहुत
खुश लग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये बातें कह दी है कि अट नहीं रही है। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रकृति एक बार फिर ये अतिशयोक्ति वाली बातें हैं कि दुल्हन की तरह तैयार हो जाना, ये अतिशयोक्ति की बात है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर नई नई कोपलें, और ये कोपलें क्या होती हैं? नई नई पत्तियां होती हैं, ब्रैकेट में लिखा है, ठीक, जिससे आपको कठिनाई ना हो। बहुत कोमल पत्ते होते हैं, रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं, और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की खुशबू से महक उठती है। ठीक, पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं, ये सब बातें प्रकृति की सुंदरता का बखान कर रही हैं कि कैसे प्रकृति की सुंदरता देखने योग्य है और दृश्य कितना अच्छा है। ठीक, इन सब बातों से ज्ञात होता है कि फाल्गुन महीने में चारों ओर इस तरह सौंदर्य फैल जाता है कि वातावरण मनोरम बन जाता है, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से हवा में मादकता घुल जाती है। इसके साथ लोगों का मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है, और ये सब दृश्य ऐसा होता है कि कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहा है। इस तरह कवि ने फागुन का मानवीकरण भी किया है। ठीक, सांस कौन लेता है? मनुष्य लेते हैं। और जहां पर वस्तुओं को मनुष्य की क्रिया की तरह दिखाया जाए, प्राकृतिक चीजों को भी मनुष्य की क्रिया की तरह करते हुए दिखाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है ना? तो ये जो कह रहा है कवि बीच में कि जो फाल्गुन महीना है वह सांस ले रहा है, तो ये यहाँ पर मानवीकरण है। ठीक, ये इसकी व्याख्या के बाद वाला जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं पाठ का सार, ये पूरा हुआ। ठीक, थोड़ा सा फिर से साइड होता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, और फिर नोट करने के बाद इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।